नमस्कार साथियों, बागोड़ा कॉलेज बागोड़ा के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो मुख्य रूप से बीए क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो अभी एग्ज़ाम देंगे, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आए, उनका भी एग्ज़ाम बाकी उनके लिए। तो जो पहला सिलेबस में अगर देखें बीए बीएड स्टूडेंट्स के लिए, जो पहला सिलेबस में जो पहला यूनिट है वो है इंडियन हिस्ट्री के जो सोर्सेज है, लिटरेचर साहित्यिक स्रोत हो या पुरातात्विक स्रोत हो। और उसी यूनिट का एक और भाग उसमें है कि पाषाणिक कल्चर, जो पाषाण संस्कृति है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। तो ये दो टॉपिक है, एक यूनिट के अंदर दो टॉपिक है, एक है भारतीय इतिहास के स्रोत और दूसरा है पाषाणिक संस्कृति। जो हम इस यूनिट में क्या करेंगे कि मैं यहाँ सिलेबस लगा दूंगा ये वीडियो के अंदर एडिट में। तो इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चनों के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हर यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज जो पहला वीडियो है इसमें हम समझाएं कि भारतीय इतिहास के स्रोत है। तो इस स्रोत पे दो वीडियो बना देंगे, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत और एक पाषाण संस्कृति, उस पर वीडियो बनाए। तो एक यूनिट के लगभग 3 वीडियो बनेंगे। उसके माध्यम से क्या होगा कि जो आगामी एग्जाम जो आने वाले अभी दिसंबर में हो सकते हैं एग्जाम, तो उनके लिए फ़ायदा रहेगा कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में देखें तो दो स्रोत मुख्य रूप से इतिहास लेखन में या इतिहास की रचना में या इतिहास लिखते समय या इतिहास को जब पुनर्गठन किया जाता है या जब लिखा जाता है, तो जो आधार सामग्री के रूप में जो प्रयोग की जाती है वो दो चीज़ें होती है, एक तो पुरातात्विक स्रोत, दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक जो आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत, तो विद्यार्थियों पुरातात्विक स्रोत है वो मुख्य रूप से जो क्या होती है भौतिक सामग्री होती है, जो हम देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं और उन्हीं के आधार पर हम इतिहास की रचना करते हैं, इतिहास का लेखन होता है। तो पुरातात्विक स्रोत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, एक तो ये कहते हैं प्रामाणिकता इनमें ज़्यादा होती है और इन्हीं से हम इतिहास में क्यों साहित्यिक स्रोत की अपेक्षा पुरातात्विक स्रोत वो ज़्यादा प्रामाणिक होते हैं। क्यों साहित्यिक स्रोत में क्या है, अपनी अलंकारित भाषा का प्रयोग किया गया है या किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है, और उसकी अपेक्षा जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं वो ज़्यादा प्रामाणिक माने जाते हैं। और देखें तो पुरातात्विक स्रोत का वर्गीकरण करें तो सबसे पहले जो पुरातात्विक स्रोत में आते हैं वो होता है अभिलेख आते हैं। हम देखेंगे अभिलेख के कितने भाग होते हैं, वो भी भाग भी पढ़ेंगे। अभिलेख आते हैं, दूसरे आते हैं आपने देखा कि मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, जो अलग अलग कालखंड के अंदर, अलग अलग समय के अंदर अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाए गए, अलग अलग संस्कृति के रूप में अलग अलग मिट्टी के बर्तन बनाए गए, तो मृदभांड है। पहला अभिलेख है, दूसरा मृदभांड है। तीसरा आता है सिक्के, तो अलग अलग राजाओं काल में या अलग अलग शासकों के काल में या अलग अलग समय के कालखंड में अंदर सिक्के प्रचलित थे। देखा होगा आपने सिंधुघाट सभ्यता के अंदर मोहर प्रयोग प्रचलित थी, या फिर देखेंगे कि मौर्य काल के अंदर आहत सिक्के चलते थे। आहत का मतलब होता है पंचमार्क, या जिसको ठप्पे की तरह मार्ग प्रयोग किया जाता, पंचमार्क सिक्के चलते थे और सिक्के चलते और स्मारक चलते थे दूसरे। और देखें तो स्मारक, जिसमें जो पुरातात्विक स्रोत के रूप में देखें तो स्मारक के अंदर क्या है, जैसे किसी ने सिंधुघाट सभ्यता घर बनाए हुए हैं या कोई धार्मिक स्थान के रूप में। स्मारक में देखें तो धार्मिक स्थान है या कहीं राजाओं के महल है या राजाओं के द्वारा कोई धार्मिक स्थल बनाया गया है या कोई स्तूप बनाया गया, विहार बनाए गए, जितने भी जो वो स्मारक हैं या जो भग्नावशेष हैं उनको ये सम्मिलित किया जाता है। तो मुख्य रूप से इतिहास के जो पुरातात्विक स्रोत वो 4 यूज किया जाता है, तो अभिलेख, दूसरा मृदभांड, तीसरा सिक्के और चौथा स्मारक। इन चारों के द्वारा पुरातात्विक स्रोत के रूप में सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अभिलेख है। अभिलेख के अंदर अभिलेख के भी अलग प्रकार थे। आपने देखा होगा कि अभिलेख है जो साहित्यिक जो चीज़ें लिखी गई है वो भी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वस्तुओं पे या अलग अलग जगह लिखी गई है। आप देखो अभिलेख है वो आपने जैसे स्तंभ लेख है, जो किसी पिलर पे लिखा गया उसे बोलते हैं स्तंभ लेख, तो स्तंभ लेख है वो भी अभिलेख का भाग है। या फिर आपने देखो ताम्र लेख, जो तांबे की एक प्लेट के रूप में लिखा जाता है उसे भी अभिलेख बोलते हैं। या फिर आपने देखा होगा गुहा लेख, किसी गुफा के अंदर किसी बौद्ध ऋषि या ऋषि मुनि रहते थे, उनकी जो गुफाएं होती थी या उनके जो विहार रहने की जगह होते थे उनके अंदर लिखे गए, उनको बोलते हैं गुहा लेख।
एक होता है भित्ति लेख। भित्ति लेख के अंदर क्या होता है कि जो किसी मंदिर की दीवारों पे या किसी स्थल की दीवारों पे लिखा गया उसे भित्ति बोलते हैं, या भित्ति लेख। तो इस तरह के अलग अलग, जैसे अभिलेख स्तंभ लेख हो सकता है, भित्ति लेख हो सकता है, दीवारों पे लिखा गया भित्ति लेख हो सकता है, या गुहा लेख हो सकता है। गुहा मतलब किसी गुफा में अंदर लिखा गया, जैसे आप देखो कि मौर्य आजीविक संप्रदाय को जो बोध गया है, वहाँ आजीविक संप्रदाय को दी गई दान में दी गई गुफा, उनमें उत्कीर्णित लेख है, तो वो गुहा लेख में सम्मिलित होते हैं। या कई मंदिरों में, वो भी मंदिरों का निर्माण किया गया, आप देखो गुप्त काल के अंदर हिरण्य अभिलेख है, या उदयगिरी की पहाड़ियों में जो अभिलेख है, या फिर आप देखो कि रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है जी, कहीं न कहीं ये वो मंदिरों के आसपास भी लिखे गए हैं, तो मंदिर में भी हो सकता है। कई जैसे आप देखो कि इतिहास में बावड़ियाँ हैं, या मुख्य स्थल मंदिर है, बावड़ियाँ हैं, या तालाब है, या कुएँ हैं, वहाँ पर भी इतिहास या उसमें स्रोतों के रूप, पुरातात्विक स्रोत का या अभिलेख के रूप में निर्माण हुआ है। तो अभिलेख के अंदर देखेंगे हम जो 4 मुख्य रूप से अभिलेख मतलब जो चीजें लिखी गई है, चाहे स्तंभ लेख पे लिखी जा सकती है, गुहा लेख पे लिखी जा सकती है, भित्ति लेख पे भी लिखी जा सकती है, या किसी मंदिर है, या किसी मंदिर है, या जो धार्मिक स्थल है, या फिर जो सार्वजनिक स्थल है जहाँ लोग उसे देख सकें, उसकी पहचान कर सकें, जैसे बावड़ी है, कुआ है, तालाब है, इस तरह की, या चौराहे है कहीं, वहाँ इन अभिलेखों की रचना की गई। तो अभिलेखों से क्या बेनिफिट है या क्या फायदे? अभिलेख है वो क्या, एक तो लंबे समय तक प्रचलन में रह सकते हैं, लंबे समय तक वो सही रह सकते हैं। अभिलेखों का सबसे बड़ा फायदा ये। और अभिलेख के द्वारा जो इतिहास लेखन होता है वो ज़्यादा प्रमाणिक होता है। उसके द्वारा क्या हमें एक ठोस विषय वस्तु मिल जाती है। नहीं तो देखेंगे अगर मैं मौर्य काल का, मान लीजिए मौर्य काल का इतिहास हमें लिखना है, तो मौर्य काल का इतिहास लिखते समय हमें अभिलेखों पे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है, न कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र है उसमें क्या भ्रामक माना जाता है, या फिर उसमें कमी पेशी हो सकती है। लेकिन जो अभिलेख से प्राप्त सामग्री वो ज़्यादा प्रमाणिक मानी जाती है। आप देखेंगे कि अभिलेख है वो, इसके और भी कई फायदे। अभिलेख में अंदर अगर उनकी भाषा देखें तो भाषा से हमें ये पता चलता है कि उसमें कौन सी भाषा प्रचलित थी, कौन सी भाषा बोली जाती थी, या जो सरकारी भाषा होती थी या जो राजकीय भाषा होती थी वो भाषा कौन सी है, या उसकी लिपि कौन सी। जैसे आप देखोगे मौर्य काल के अंदर ब्रह्मी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है, तो इसमें आप देखोगे कि भाई ये ब्रह्मी लिपि या खरोष्ठी लिपि है, या उसकी भाषा क्या प्राकृत भाषा है, या मगधी भाषा है, अर्ध मगधी भाषा है, या अपभ्रंश भाषा है। इस तरह उसमें भाषा का भी पता चलता है। दूसरी बात, अभिलेख के अंदर अगर उन्होंने देखेंगे धार्मिक दृष्टिकोण भी मिलता है कि वो किस राजा है वो, या यहाँ प्रचलित व्यवस्था में किस धर्म का प्रचलन होता है, शैव धर्म है या वैष्णव धर्म है या बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है। इस तरह से धर्म संबंधी जानने को मिलती है। तीसरी बात है कि अभिलेखों से हमें भौगोलिक विस्तार मिलता है कि इसका शासन काल का, ये शासक का कितना लंबे क्षेत्र पर विस्तार था उनका। जैसे आप देखोगे कि मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य सम्राट अशोक था, उसका साम्राज्य की जो शिलालेख है वो अफगानिस्तान से लेके मांस की कर्नाटक तक मिलते हैं। तो या फिर तो इससे हमें पता चलता है कि जो राजा था उसका साम्राज्य का विस्तार किस किस जगह से था। और उसी अभिलेखों के द्वारा हमें राज्य की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो विभिन्न आयाम है, समाज के विभिन्न आयाम, उन पे भी हमें पता चलता है। तो जो अभिलेख हैं वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय इतिहास के अंदर या भारतीय इतिहास स्रोत को अभिलेख का महत्व लिखिए। तो अभिलेखों के महत्व से में ये चीज़ें जो एक तो क्या तो प्रमाणिक, ज़्यादा प्रमाणिक है, और उनके साम्राज्यिक विस्तार का पता चलता है, इनकी धार्मिक स्थिति का पता चलता है, इनकी भाषा का बोली का पता चलता है, और इनके उनके अभिलेख से क्या हमें कला और संस्कृति का पता चलता है, या उनको अभिलेख बनाने के लिए कौन सी शिलालेख, किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया। जैसे देखो अशोक की शिलालेख लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, इससे भी ये भी मिलता है। दूसरी बात है कि इनके बनाने का तरीका, जैसे माना जाता है कि जो अशोक स्तंभ है वो मुख्य रूप से ईरान की संस्कृति से प्रभावित है। ईरान के अंदर जो इन ऐसे अभिलेख बनाए जाते थे उनसे भी प्रभावित माने जाते हैं। दूसरी बात है कि जो ये चीज़ें, इनसे अभिलेख ज़्यादा प्रमाणिक है और इन्हीं से इतिहास में रचना मिली। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि इतिहास में अभिलेखों का महत्व लिखिए। दूसरे आते हैं मर्दबांड। मर्दबांड बोलते हैं मिट्टी के बर्तनों को, जो दूसरे पुरातात्विक स्रोत के अंदर है तो वो मर्दबांड है। और मर्दबांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। और मिट्टी के बर्तन है वो
बर्तन है वो किसी भी समाज के लिए, किसी भी व्यक्ति या परिवार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो बर्तन होते हैं। और प्राचीन समय में जो धातुओं का अभाव था तो उस समय जो प्रयोग किया जाता था वो मुख्य रूप से मिट्टी के बर्तन ही प्रयोग किए जाते थे। तो मिट्टी के बर्तन है वो एक आधारभूत विषय वस्तु मानी जाती है एक समाज के लिए। तो इन मिट्टी के बर्तनों से क्या, जैसे आप देखोगे सिंधु घाट सभ्यता है, मर्दभांड वो अलग तरह के मर्दभांड है, या मौर्य काल के अंदर देखोगे तो आपको उत्तरी कृष्ण मार्जित मर्दभांड मिलते हैं। उन मर्दभांडों पे अलग अलग रूप बनाए गए, उन मर्दभांडों से अलग अलग मिट्टी के उनका कलर अलग है, कहीं लाल कलर है, कहीं काला कलर है, कहीं ग्रे कलर में है। तो इस तरह की मर्दभांड भी अलग अलग तरह के मिलते हैं। उन मर्दभांडों से क्या है, एक तरह के, जैसे किसी मर्दभांड के अंदर आप देखोगे कि वैदिक काल के अंदर मर्दभांड वो काले लाल कलर के मर्दभांड पाए जाते हैं, मिलते हैं। उन मर्दभांडों से हम एक तरह की संस्कृति को चिन्हित कर सकते, पहचान सकते कि वैदिक काल के अंदर वो लाल कलर के मर्दभांड मिलते थे। या मौर्य काल के अंदर जाते हैं तो अब देखो कि मर्दभांड है वो एक युग के बाद दूसरे युग में वो अलग ज़्यादा विकसित अवस्था में मिलते हैं। उसके अंदर उनकी बनावट है वो अच्छी होगी, उनके अंदर उनको बनाने का तरीका है या उनके अलग अलग तरह के बनाने के तरीके वो ज़्यादा परिमार्जित या संशोधित रूप से मिलता है, जिससे क्या होता है वो एक अच्छी अवस्था मिलता है कि भाई ये विकसित अवस्था के रूप में दिखाई देता है कि सिंधु घाट सभ्यता के अंदर कैसे मर्दभांड थे, उसके बाद वैदिक काल के अंदर कैसे मर्दभांड थे, या फिर मौर्य काल के अंदर या उत्तर मौर्य काल के अंदर मर्दभांडों का किस तरह विकास हुआ। तो मर्दभांडों से भी ये इस तरह की जानकारी मिलती है किस तरह समाज में परिवर्तन आए। और मर्दभांड पे चित्र भी बनाए जाते थे, उनके अलग अलग कुछ मर्दभांडों पे चिड़िया के चित्र बनाए, किसी मर्दभांड के अंदर, जैसे आप सिंधु घाट सभ्यता के हड़प्पा से एक मर्दभांड प्राप्त हुआ जिसमें है कि उस मर्दभांड पे वो एक लालची लोमड़ी की कहानी प्रचलित, पंचतंत्र की एक लालची लोमड़ी की जो कहानी है वो उस पर अंकित की गई है। दूसरी बात, अगर मौर्य काल के अंदर मर्दभांड देखें तो वो ज़्यादा विकसित है मर्दभांड, उनको बोलते हैं नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मतलब उत्तरी कृष्ण मार्जित मर्दभांड है। वो क्या है, मर्दभांड एक दूसरे काले कलर के हैं और दूसरे वो चिकने हैं, पॉलिश की हुई लगता है, ऐसे बर्तन जो पॉलिश की हुई है। तो अगर आप सिंधु घाट सभ्यता का मर्दभांड देख लें, लाल कलर का मर्दभांड है, या वैदिक सभ्यता के जो मर्दभांड है वो ब्लैक और लाल है, काले और लोहित कलर के, लोहे कलर के। या फिर हम सिंधु घाट के बाद जब मौर्य काल के देखते हैं, मौर्य काल के अंदर भी जो मर्दभांड है वो उत्तरी कृष्ण मार्जित पर ज़्यादा विकसित अवस्था में देखते हैं। तो मर्दभांडों से भी हमें जानकारी मिलती है कि किस तरह वो विकसित थे। दूसरी बात है सिक्के। सिक्के वो समाज के अंदर या किसी कालखंड या किसी शासक के बारे में उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में अंकित करवाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कुषाणों ने सबसे पहले सोने के सिक्के प्रचलित किए, या राजा कनिष्क के समय, या गुप्तों के समय, या मौर्य काल के समय जो सिक्के हैं वो क्या आर्थिक स्थिति को अंकित करते हैं। मान लीजिए किसी शासक ने अपने अगर शुद्ध सोने के सिक्के निकाले तो उससे ये परिणाम निकलता है कि जो सिक्के हैं वो उसकी जो राज व्यवस्था थी या जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी मजबूत है। आप देखोगे जो कुमार गुप्त के काल में या स्कंद गुप्त के, अगर देखें चंद्रगुप्त के काल के या स्कंद गुप्त के काल के सिक्के, उनमें ज़्यादा गुप्त काल के अंदर देखें तो स्कंद गुप्त के और चंद्रगुप्त के और स्कंद गुप्त दोनों शासकों के जो सोने के सिक्के उसमें सोने की मात्रा शुद्धता ज़्यादा है। और उसके बाद हम कुमार गुप्त के बारे में देखें, कुमार गुप्त के काल के अंदर देखेंगे सोने की जो सिक्के उसमें सोने का अंश से उसमें गिरावट आने लगी। तो इससे लगता है कि जो अर्थव्यवस्था वो कमजोर होने लगी है, या व्यापार वाणिज्य जो प्रचलित होता था उससे भी कमजोर होने लगी। दूसरी बात जो अर्थव्यवस्था है तो इससे पता चलता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी थी। दूसरी बात है कि वहाँ सिक्कों के बनाने के तरीके से पता चलता है कि वहाँ सिक्के किस वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे आप देखोगे कि सिंधु घाट सभ्यता के अंदर मोहरे बनाई जाती, जो एक वस्तु विनिमय का एक प्रकार था, मोहरे बनाई जाती थी। और फिर आप देखोगे कि वैदिक काल के उसके बाद मौर्य काल के अंदर आते हैं। मौर्य काल से पहले हरिक वंश के समय के उसमें जो प्रचलित सिक्के उससे पता चलता है कि ये उसको बोलते हैं आहत सिक्के। आहत मतलब किसी को ठप्पे मार के या इसको पंच मार करके सिक्के बनाए जाते थे। तो उसमें उनकी वैज्ञानिक पद्धति का पता चलता है किस वैज्ञानिक पद्धति से बनाए गए थे। या फिर उससे उनकी धार्मिक स्थिति का पता चलता है, जैसे किसी देवताओं को नाम ऊपर गया, किसी कोई देवता संबंधी उक्ति या कोई लेख लिख दिया उस पर, उससे सिक्कों से तिथि का पता चलता है किस तिथि के बनाए गए थे।
सिक्कों से शिल्प कला के बारे में पता चलता है कि यहाँ की शिल्प कला कैसी थी या वैज्ञानिक तरीका क्या था। और सिक्के जहाँ जहाँ मिलते उससे बोलते हैं पता चलता है उनका विस्तार कितना था, साम्राज्य का विस्तार कितना था, उनके कितने साम्राज्य, जैसे गुप्तों के सिक्के कहाँ कहाँ से मिले या मौर्यों के सिक्के कहाँ कहाँ से, तो उनसे पता चलता है कि उनका या तो उनका साम्राजिक विस्तार हो सका या फिर उनका व्यापार है वो कहाँ कहाँ तक था, उनका व्यापार वाणिज्य वो कहाँ कहाँ तक था। तो सिक्के से पता चलता है कि यहाँ से व्यापार वाणिज्य में था। या कहीं की हम देखते हैं कि इतिहास में पढ़ने के दौरान देखते हैं कि रोमन साम्राज्य के सिक्के मिलते हैं, उसमें 5वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी आसपास ईसा पूर्व से लेके 5वीं 6ठी गुप्तो काल तक हमें रोम साम्राज्य सिक्के मिलते हैं। या फिर तो इससे पता चलता है कि हमारा व्यापार वाणिज्य वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। या फिर अगर सिंधु घाटी सभ्यता में देखें तो वहाँ कई मेसोपोटामिया सभ्यता की भी मोहरें मिलती, जिससे पता चलता है कि इनसे किस किस जगह से इनका व्यापार वाणिज्य होता था या उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहाँ कहाँ थे। तो इन सिक्कों से भी ये भी जानकारी मिलती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उनकी धार्मिक स्थिति के बारे में, उनकी सिक्कों पर भी लिपि लिखी होती है, भाषा लिखी होती है, उनसे भी ये पता चलता है कि ये भाषा क्या है। तो सिक्के भी एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत के रूप में। अब चौथा देखें तो पुरातात्विक स्रोत के रूप में वो हमारा स्मारक है या जो भग्नावशेष है, कहीं मंदिर है, कहीं महल बनाए हुए, कहीं कोई स्वार्थी स्थल बनाया है, तो उनसे भी पुरातात्विक स्रोत के रूप में। तो इन स्मारक से पता चलता है शिल्प कला क्या थी उस समय, जो गुप्तों के समय या सिंधु घाटी के समय या मौर्योत्तर काल के अंदर या वैदिक काल के अंदर। जैसे वैदिक काल के अंदर जो ग्रामीण व्यवस्था थी या उत्तर वैदिक काल के अंदर घुमंतु लोग थे या उसके बाद उत्तर वैदिक काल के अंदर लोग घुमंतु थे। फिर वैदिक काल के अंदर कुछ स्थायित्व आया, कृषि करने लगे और कबीले व्यवस्था से एक समाज के रूप में संगठित होने लगे। तो वहाँ का जो समाज के बारे में है तो पता चलता है कि यहाँ के लोग हैं वो छोटे छोटे घरों में रहते थे। फिर अगर देखें तो जब महाजनपद काल था, जो 16 जनपदों का निर्माण हुआ है, उसमें देखेंगे तो लोगों ने नगरीकरण हो गया, जिसे द्वितीय नगरीकरण भी बोलते हैं। प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में था और द्वितीय नगरीकरण जब महाजनपद काल या मगध का उत्कर्ष हुआ है उस समय भी देखा जाता है। तो मगध के समय में बड़े बड़े नगरों का निर्माण होने लगे, जैसे राजगीर है, पेशावर है, आसपास है, बड़े चंपा है या पंचाल क्षेत्र में जो विद्या है, बड़े बड़े जनपद उनमें नगरों का निर्माण होने लगे। और जब नगरों का निर्माण होने लगे तो वहाँ व्यापार वाणिज्य भी होगा, शिल्प भी होगा, कारखाने भी होंगे, वस्तुओं का निर्माण भी होगा। तो उससे क्या पता चलता है कि उनके बड़े बड़े भवनों का निर्माण हुआ होगा। और ये भी एक शायद मिलते हैं कि उससे कितने भवन में हुआ। जैसे हम देखेंगे मौर्य काल के अंदर राजगिरी या गिरिराज, तो ये या पटना है, आधुनिक पटना है। या गुप्तों काल के अंदर अब देखेंगे गुप्तों के द्वारा बने हुए मंदिर है या शिलालेख बनाए गए, तो उनसे भी ये जानकारी मिलती है कि किस तरह उनमें समाज में शिल्प कला का प्रचलित था, शिल्प कला क्या क्या शिल्प कला थी, तो ये भी एक जानकारी मिलती है। या सिंधु घाटी सभ्यता का हम जब शिल्प कला देखते हैं या उनके स्मारक देखते हैं तो उनका रहने का ढंग कैसा था, सड़कें चौड़ी हुआ करती थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। और तो इस तरह उनकी जैसे कहीं पत्थर के बनाए हुए घर होते, कहीं पक्की मिट्टी के बनाए हुए घर होते हैं और मिट्टी की ईंटें बनाई जाती थी। ईंटों का आकार देखते हैं तो वो समान होता है, उनका ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई एक समान थी और पक्की ईंटें थी। और देखो आपने जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का हम देखते हैं तो विभिन्न नलकूपों का या कुओं का निर्माण किया गया, बावड़ियों का निर्माण किया गया या माँ स्नानागार का निर्माण किया। तो उससे जो स्मारक उनसे बहुत सारी चीजें हमें पता, धार्मिक स्थिति का पता चलता है, आर्थिक स्थिति का पता चलता है, शिल्प कला का पता चलता है। तो इस तरह की जो जानकारी वो स्मारकों द्वारा भी प्राप्त होती है। तो जो मुख्य रूप से भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत वो सबसे पहले अभिलेख होते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंदर सबसे पहले अभिलेख होते हैं, उसके बाद होते हैं उस मृदभांड या मिट्टी के बर्तन है, उनसे उनकी भी बारे में अलग अलग, जैसे लाल कलर के मृदभांड है या काले कलर के मृदभांड है या दूसर मृदभांड है, या उसमें अलग अलग मृदभांडों में भी अलग अलग बनावट के आधार पर उसमें जैसे किसी मृदभांड के अंदर देखेंगे तो जब विकसित मृदभांड देखते हैं हम, तो विकसित मृदभांडों के अंदर हम देखते हैं कि उस मृदभांडों में टूटीदार होते हैं या हाथा होता है उसके अंदर, या फिर नीचे उसमें आधार होता है, उसको एक स्टैंड के रूप में देखते हैं। तो इस तरह की ये जो अलग अलग मृदभांडों में भी अलग अलग संशोधित रूप या नए नए रूप अलग अलग कालखंड के अंदर विकसित होते गए। या फिर सिक्के हैं, तो सिक्कों से हमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति का जानकारी मिलती है। और
उसके बाद स्मारक है, जो जितने भी स्मारक है कहीं भग्नावशेष है, उनसे भी उनकी शिल्प कला के बारे में, उनके प्रचलन में ईंटों से बनाए जाते थे या पत्थरों से बनाए जाते थे, या उनका निर्माण का तरीका क्या था, कौन सी शैली प्रयोग किए जाते थे। जैसे हम देखें कि उत्तर में अगर गुप्त काल में देखो नागर शैली के द्वारा मंदिर बनाए गए, या दक्षिण भारत के अंदर द्रविड़ शैली के अंदर बनाए गए, और उत्तर और दक्षिण के बीच में जो बेसर शैली का प्रचलन था, तो उससे भी हमें ये मिलता है कि किस तरह की निर्माण शैलियाँ थी। या फिर उनके स्मारक के नगरों का नियोजन के बारे में पता चलता है, नगर के अंदर क्या क्या भाग थे, कहीं नालियाँ बनाई गई, कहीं कूड़ेदान बनाए गए, कहीं सड़कें बनाई गई, तो उसके उनका नगर नियोजन कैसा था, वो किस तरह अपने नगर का नियोजन करते थे। तो ये स्मारक इनसे भी मिलता है। और एक अंतिम बात है कि धातुओं का प्रयोग है। धातुओं का प्रयोग देखते हैं कि सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया, फिर कांसे का, तांबे में टिन मिला के कांसे का प्रयोग किया गया, और फिर लोहे का प्रयोग किया गया। तो हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल आते आते लोहे का प्रयोग किया गया, उससे पहले लोहे का प्रयोग नहीं होता था। तो ये धातुओं का प्रयोग भी, धातुओं जो औजार थे, जितने भी औजार मिलते हैं, उपकरण मिलते हैं, इन उपकरणों के आधार पर हम क्या पता चलता है कि उसमें कौन से धातु प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमें ताम्रपाषाण के स्थल है, जैसे आड़ है, गिलूंड है, या फिर जो दक्षिण भारत के कई मालवा संस्कृति है, इसमें अलग अलग ताम्रपाषाण संस्कृति, उससे पता चलता है कि यहाँ की धातु विज्ञान कितनी विकसित थी, लोग धातुएं बनाने में किस तरह उनकी समझ थी, या धातु किस तरह बनाए जाते थे, उनके धातुओं के औजार कैसे थे। उनके मुख्य रूप से देखें, अगर वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता अंदर देखें तो जो धातु थे वो मुख्य रूप से जैसे औजार थे, वो उनके घरेलू उपयोग के लिए जो औजार थे, हथियारों का अभाव था उनके सिंधु घाटी सभ्यता। फिर जब हम वैदिक काल के अंदर आते हैं, वैदिक काल के अंदर, उत्तर वैदिक काल के अंदर लोहे का प्रचलन बढ़ गया, लोहे, तो वहाँ जो कृषि के जितने भी साधन थे, कृषि के औजार थे, वो कृषि के औजार बनाने लगे। तो कृषि के औजार के लिए क्या था, सबसे पहले जाल है, कुल्हाड़ी है, इस तरह की धातु का प्रयोग होने लगे। इससे क्या लोग पता चलता है कि लोगों के जो जिस समय जो चीज़ें उपयोग ज़्यादा महत्वपूर्ण होती थी, वही चीज़ें उनसे बनाई जाती थी। जैसे सिंधु घाटी समय तांबे का या कांसे का प्रचलन था, तो वहाँ कांसे की मिलती थी, वहाँ हथियारों का अभाव मिलता है। लेकिन वहीं अगर वैदिक काल के अंदर देखें तो वैदिक काल के अंदर क्या होता है कि लोहे का प्रयोग प्रचलन बढ़ गया है। तो लोहे के प्रचलन से एक तो क्या हो, उनसे लोहे से हथियार बनाए जा सकते हैं। दूसरी बात है, लोहे से क्या है, कृषि के साधन बनाए सकते हैं। कृषि की जितनी उपकरण है, चाहे हल्की फाल बनाना हो, या गेंती बनाना हो, या पावड़ा बनाना हो, या कुल्हाड़ी बनाना हो, तो उनसे क्या है, या फिर चाकू है, तलवार है, कुल्हाड़ी इतनी बड़ी बड़ी, तो वो ये भी पता चलता है कि वहाँ के लोग हैं वो किस तरह के औजारों का प्रयोग करते। तो औजारों से भी उनकी धातु विज्ञान के बारे में भी जानकारी मिलती। तो ये पुरातात्विक स्रोत थे। एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय पुरातात्विक स्रोत का क्या हो सकते हैं, उनके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, भारतीय पुरातात्विक साधनों का वर्णन कीजिए, या पुरातात्विक साधनों के प्रकार लिखिए। तो ये 4-5 प्रकार उनके द्वारा आप बता सकते हो कि ये होते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे जब दूसरे हम इसी भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत हैं, तो अलग अलग काल के अंदर हुए साहित्यिक स्रोत हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।